दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चोर चोर मौसेरे बाई। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। चोर चोर मौसेरे बाई। वह एक मूसलाधार वर्षाई काली अंधियारी रात थी। शेखर और बिरजू दोनों मित्र अपने अपने घर के बरामदे में गहरी नींद सोए हुए थे। तभी भयंकर गर्जना के साथ आकाश में बिजली चमकी, गरुड़ गरुड़। बिजली की गड़गड़ाहट से शेखर और बिरजू की नींद टूट गई। दोनों जाग गए थे। अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी चोर चोर पकड़ो पकड़ो। शेखर देखो, चोर इधर ही दौड़ कर आ रहे हैं। बिरजू पता नहीं है चोर किसके यहाँ से चोरी करे भाग रहे हैं। फिर भी जैसे ये भागकर हमारे नजदीक आए, हमें दौड़कर इन्हें दबोच लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शेखर। और फिर जैसे दोनों चोर भागते हुए उनकी ओर आए, शेखर और बिरजू ने दोनों चोरों को दबोच लिया। और जब शेखर और बिरजू की दृष्टि दोनों चोर के मुंह पर पड़ी, तो वे बुरी तरह उछल पड़े। शेरू तुम, मंगलू तुम। शेखर और बिरजू के नीचे दबे शेरू और मंगलू गुर्राते हुए बोले, शेखर और बिरजू जल्दी से हमें छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हम तुम दोनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर में तुम्हारा पीछा करते हुए गांव वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। तब हम तुम दोनों को उन्हें सौंप देंगे। यह सुनकर शेरू ने धमकी दी, मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। बेशक तुम्हें न बख्शना, पर हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। और फिर शेखर और बिरजू ने शेरू और मंगलू को और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद ही शेरू और मंगलू का पीछा करते हुए गांव वाले नजदीक आ पहुंचे। अगर इस समय शीघ्रता से मैंने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं गांव वालों की पकड़ में आ जाऊंगा। यही मंगलू भी सोच रहा था। अगले पल मंगलू और शेरू ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और ओह उफ, शेखर और बिरजू उछलकर दूर जा गिरे। मंगलू जल्दी कर, इससे पहले कि गांव वाले हमें आकर पकड़े। हमें हमें माल के साथ यहाँ से चंपत हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। शेरू और मंगलू ने चोरी के माल की पोटलियां उठाई और वहां से भागने लगे। बिरजू उठ, अगर हमने एक पल की भी देरी की तो शेरू और मंगलू हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अगले पल वे दोनों शेरू और मंगलू के पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। शेरू रुक जाओ, मंगलू रुक जाओ। जल्दी शेखर और बिरजू ने पुनः शेरू और मंगलू को पकड़ लिया। तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी, अब देखना हम तुम्हें कैसा मजा चखाते हैं। तभी दौड़ते हुए गांव वाले उनके समीप आ पहुंचे। पकड़ लो इन चोरों को, जल्दी करो, अब ये भागने न पाए। गांव वालों ने आगे बढ़कर शेरू और मंगलू को पकड़ लिया। तब गांव के मुखिया ने उनसे कहा, कम भक्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गांव में चोरी करते हो। मुखिया की फटकार का शेरू और मंगलू पर कोई असर नहीं हुआ। और शेरू हंसता हुआ बोला, मुखिया जी, आप तो मेरे और मंगलू के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। कैसी नाइंसाफी? मुखिया जी, आपने मुझे और मंगलू को तो पकड़ दिया, लेकिन हमारे बाकी और दो साथियों को नहीं पकड़ा। क्या तुम्हारे दो साथी और हैं? जरा बताओ तो कहाँ हैं वे? हम उन्हें भी पकड़ेंगे। तब शेरू ने शेखर और बिरजू की ओर इशारा करके कहा, मुखिया जी, शेखर और बिरजू भी ही हमारे साथी, बाकी दो साथी हैं। क्या कह रहे हो तुम? बिरजू और शेखर तुम्हारे साथी हैं? शेरू की बात सुनकर शेखर और बिरजू भी हैरत से उछल पड़े। दूसरी ओर मंगलू ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, शेरू ठीक कह रहा है। शेखर और बिरजू भी हमारे साथी हैं। हम चारों मिलकर चोरी करते हैं। मंगलू की बात सुनकर शेखर चिल्लाया, मुखिया जी, ये दोनों चोर झूठ बोल रहे हैं। बिरजू और मैं इन चोरों के साथी नहीं है, बल्कि हम दोनों ने तो इन्हें पकड़ा है। आपने भी देखा होगा, हम इनके पीछे दौड़कर इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, यह तो हमने देखा था। मुखिया जी, अब मैं सारी बात साफ करता हूँ। शेखर और बिरजू चोरी के माल के बंटवारे को लेकर हमसे झगड़ पड़े थे, और बंटवारे का ज्यादा माल हड़पने के लिए हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओ, तो यह बात है। शेखर और बिरजू जैसे भले लड़के भी चोरी करेंगे, यह तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गांव वाले शेर और मंगलू के साथ साथ शेखर और बिरजू को भी भला बुरा कहने लगे। तब मुखिया ने सबसे कहा, इस समय रात और मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए इस समय इन चारों चोरों को ले जाकर पंचायत घर के कमरे में बंद कर देना ठीक रहेगा। कल सुबह होने पर पंचायत में इन चारों को सजा सुनाई जाएगी। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं।
बस उसी समय गांव वाले शेखर, बिरजू, शेरू और मंगलू को पकड़कर पंचायत घर की ओर चल पड़े। बेवक्त की मुसीबत को सिर पर पड़े देखकर शेखर और बिरजू हतप्रभ से थे। आज भली मुसीबत में फंसे, चोरों को पकड़ने चले थे और खुद ही चोर बन बैठे। अब क्या होगा? क्या शेर और मंगलू के साथ साथ हमें भी सजा सुनाई जाएगी? उन चारों को पंचायत घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब वर्षा रुकी तो पंचायत घर में पंचायत बैठी। गांव वालों, कल रात इन चारों ने हरिया के घर में घुसकर चोरी की थी। हमने दौड़ भाग करके चोरी के माल के साथ इन चोरों को पकड़ लिया। आज इन चोरों को इनके जुर्म की सजा सुनाई जाएगी। इसके पश्चात पंचों ने काफी देर तक आपस में सलाह मशवरा किया। तत्पश्चात एक पंच ने उठकर कहा, चूंकि बिरजू, शेखर, शेरू व मंगलू ने चोरी जैसा संगीन जुर्म किया है, इसलिए पंच परमेश्वर इन चारों को गांव से निकालने की घोषणा करते हैं। आज के बाद इन चारों में से कोई भी इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। पंच की बात सुनकर बिरजू और शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। शेखर विनयपूर्वक मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने और बिरजू ने चोरी में शेरू और मंगलू का साथ नहीं दिया था। हाँ मुखिया जी, शेखर ठीक कह रहा है। सुनकर मुखिया जी ने मुंह बिचकाकर उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, शेखर और बिरजू, तुम दोनों का मोर गांव के सभी लोग बहुत शरीफ व सज्जन समझते थे। तुमने हम लोगों के विश्वास को तोड़ा है, क्योंकि सारे गांव वालों और हमने चोरी के माल और मंगलू व शेरू के साथ तुम्हें पकड़ा था। इसलिए अभी इस बारे में तुम दोनों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुनकर दोनों के चेहरे लटक गए। फैसला सुनकर पंचायत समाप्त होगी। तब दुखी से शेखर और बिरजू अपने घर की ओर चल दिए। राह में शेरू और मंगलू उन्हें मिले। देखा छोकरो, हमसे उलझने का तुम्हें क्या फल मिला? हमने जो कहा था कर दिखाया। न तुम हमें पकड़ते, न आज तुम्हें हमारी तरह गांव से निकलना पड़ता। शेखर और बिरजू ने दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गए। जैसे वे दोनों अपने अपने घर के बाहर पहुंचे, घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रुक जाओ। तुमने चोरी करके हमारी नाक कटवा दी है। अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। अपने अपने पिताओं का आदेश सुनकर बिरजू और शेखर के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। वे कुछ क्षण वहीं खड़े रहे, फिर गर्दन झुकाकर वहां से चल दिए। बिरजू, गांव वालों और घर वालों ने तो मैं त्याग दिया, अब हम कहाँ जाएं? शेखर, घबराने की कोई बात नहीं है, हम हट्टे कट्टे युवक हैं। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। आओ, काम की खोज में गांव से दूर निकल चलें। दूसरी ओर मंगलू और शेरू भी गांव छोड़कर चल पड़े। चल बे मंगलू, गांव वालों ने तो हमें गांव से बाहर निकाल दिया, अब किसी और गांव में चलकर चोरी करेंगे। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रुको भाई रुको। युवती की पुकार सुनकर शेरू और मंगलू ठिठक कर रुक गए। कौन हो तुम? तुमने मैं क्यों पुकारा? तो तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं। तो सुनो, मेरा नाम बुराई है। तुमने बुरे काम कर करके मेरा खूब नाम रोशन किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो तो तुम बुराई हो। हाँ, चूंकि तुम बुरे काम करते हो इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम्हारे बहुत काम की है। कौन सी बात? देखो, तुम्हारे आगे आगे शेखर और बिरजू भी गांव छोड़कर जा रहे हैं। यदि तुम किसी प्रकार उन दोनों को अपना मित्र बना लो तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। उनको मित्र बनाने में से हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि शेखर और बिरजू के भाग्य में राज सुख लिखा है। एक दिन वे दोनों राजसी पद पर पहुंच जाएंगे। यदि तुम छल कपट से उन्हें अपना मित्र बना लो तो उनके स्थान पर तुम दोनों राजसी सुख भोगोगे। ऐसा? तब तुम शेखर और बिरजू को वसई मित्र बनाएंगे। तो जाओ, शुभ काम में देरी कैसी है, आगे बढ़ो और नगर नगर गांव गांव में मेरा यानी बुराई का प्रचार करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर बुराई अदृश्य हो गई। बुराई के अंतर ध्यान होने के पश्चात मंगलू ने शेरू से कहा, शेरू, बिरजू और शेखर हमारे कारण गांव से निकाले गए हैं, इसलिए वे बलराम दोनों को अपना मित्र क्यों बनाएंगे? मंगलू, तो भी निरा गधा हो रहा है। तू मंगलू, तो भी निरा गधा ही है रहा। तू देख तो सही, मैं उन दोनों के सामने पहुंचकर कैसा रंग जमाता हूँ, जिससे प्रभावित होकर शेखर और बिरजू तुरंत हम दोनों को अपना मित्र बनाने को तैयार हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है शेरू? क्यों नहीं, बस तू उनके सामने वैसा ही अभिनय करना जैसा कि मैं करूं। तो चलो, इससे पहले कि वे हमसे ज़्यादा दूर निकल जाएं, हमें उनके पास पहुंच जाना चाहिए।
हाँ, अब की है तुमने कुछ समझदारी की बात। तब वे दोनों तेज से आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें शेखर और बिरजू जाते हुए दिखाई दे गए। शेरू ने उन्हें आवाज दी, बिरजू, शेखर, जरा रुको। पुकार सुनकर बिरजू और शेखर रुक गए। तब शेरू और मंगलू उनके पास आए। उन्हें अपने सामने पाकर बिरजू ने भ्रुकुटी टेढ़ी करके पूछा, क्या बात है? बिरजू, हम तुमसे और शेखर से माफी मांगने आए हैं। हमारी मूर्खता के कारण तुम जैसे भले आदमियों को गांव से निकाल दिया गया है। उसका मुझे और मंगलू को बहुत खेद है। तुम दोनों में क्षमा कर दो। शेरू, हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। जाओ, अपना रास्ता नापो। नहीं बिरजू, जब तक तुम दोनों हमें माफी नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना कहकर शेरू और मंगलू वहीं बैठ गए और बुक्का फाड़कर रोने लगे। बू बू। अरे रे, ये तो रोने लगे। जब शेरू और मंगलू को रोते हुए काफी देर हो गई तो शेखर ने आगे बढ़कर उन दोनों से कहा, लग रहा तुम दोनों को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाओ जाओ, मैं और बिरजू तुम्हें माफ करते हैं। यह सुनकर बुरी तरह रोते हुए शेरू और मंगलू चुप हो गए और झटके से गर्दन उठाकर बोले, सच सच? हाँ, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यहीं कि आज के बाद तुम कोई भी बुरा काम नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, वह झूठ नहीं बोलोगे। हम वचन देते हैं। तो आओ, हमारे गले लग जाओ। आज से हम तुम दोस्त हैं। मंगलू और शेरू झट से शेखर और बिरजू के गले लग गए। हमारी योजना का प्रथम चरण तो पूरा हो गया। एक बार फिर शेखर और बिरजू हमारी चाल में आ गए। तब शेरू ने बिरजू और शेखर से कहा, मित्रों, चूंकि हम चारों को गांव से निकाल दिया गया है, इसलिए अब हम चारों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। शेरू, तुम्हारी बात सुनकर हमें खुशी हुई है। आओ, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। तब वे चारों मिलकर वहां से आगे चल दिए। वे चारों चलते गए, चलते चलते उन्हें रात हो गई। वे एक वन में पहुंचे। तब शेरू ने कहा, मित्रों, रात हो गई है, इसलिए जंगल में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। क्यों ना आज की रात इसी जंगल में गुजार हम कल सुबह आगे बढ़े। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। वे एक पेड़ के नीचे रुक गए और आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते काफी रात बीत गई। तब बिरजू बोला, रात काफी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। बिरजू, नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अनजान जगह है, ऊपर से बियाबान जंगल है। हम चारों को एक साथ नहीं सोना चाहिए, बारी बारी से जाकर पहरा देना चाहिए। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से यही ठीक रहेगा। तब ठीक है बिरजू और शेखर, तुम सो जाओ। मैं और मंगलू आधी रात तक जाकर पहरा देंगे। आधी रात के बाद मैं और मंगलू सोएंगे और तुम दोनों पहरा देना। नहीं शेरू, पहले तुम और मंगलू नहीं, बल्कि मैं और शेखर पहरा देंगे। अतः पहले मंगलू और शेरू सोए और शेखर व बिरजू जाकर चौकीदारी करने लगे। उन्हें चौकीदारी करते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी ऊपर से आवाज आई, नीचे से हटो, मैं नीचे गिरना चाहता हूँ। सुनकर शेखर और बिरजू ने चौंक कर ऊपर देखा। कौन है ऊपर? हटो हटो, मैं नीचे गिरना चाहता हूँ। ऊपर से फिर वही आवाज आई। तब शेखर ने क्रोध में भरकर कहा, हम नहीं हटेंगे, तुम्हें नीचे गिरना तो गिरो। अगले पल टप। ओह, यह तो आम गिरा है। तो क्या ऊपर से इसी आम की आवाज आई थी? कोतवाल में डूबा शेखर आगे बढ़ा और उसने पृथ्वी पर पड़ा आम उठा लिया। तभी आम बोला, शेखर, इस प्रकार क्या देख रहे हो? सुबह होते तुम मुझे खा लेना, तब तुम जल्दी एक देश के राजा बन जाओगे। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ शेखर। तुम जिस पेड़ के नीचे रुके हो, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि जादुई पेड़ है। इस पेड़ के नीचे जो कोई भी रुकता है, यह पेड़ उसके कर्मों के अनुसार ही उसे उपहार देता है। तुमने सत्कर्म किए हैं, इसलिए मुझे खाने के पश्चात तुम राजा बनोगे। वो तो बड़ी वो यह तो बड़ी विचित्र बात है। तभी पेड़ के ऊपर से पुनः आवाज आई, नीचे जो भी है, हट जाओ, मैं नीचे गिरना चाहता हूँ। अब की बार बिरजू ने कहा, हम नहीं हटेंगे, तुम्हें नीचे गिरना था, गिरो। अगले पल एक आम टूटकर नीचे गिरा। टप। बिरजू ने आगे बढ़कर उस आम को उठा लिया। तब आम बोला, बिरजू, तुमने भी अपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए सुबह होने पर तुम मुझे खा लेना। मुझे खाने के पश्चात यदि तुम रोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं के स्थान पर मोती गिरेंगे और तुम्हारे हंसने पर हीरे गिरेंगे।
ओह। अब बिरजू और शेखर ने हैरत से एक दूसरे की ओर देखा। बिरजू, यह क्या चक्कर है? शेखर, लगता है तुम्हारी हमारी किस्मत चमकने वाली है। आमों को सेज कर रख लो। सुबह होने पर हम दोनों अपने अपने आम खा लेंगे। तब वे अपने अपने आमों को अपने वस्त्रों में छिपाकर पुनः पहरा देने लगे। आधी रात के बाद बिरजू और शेखर ने मंगलू और शेरू को जगा दिया। मंगलू और शेरू, अब हम सोएंगे। ठीक है, तुम दोनों आराम से सो जाओ। अब मैं और मंगलू पहरा देंगे। अब बिरजू और शेखर सो गए। कुछ देर बाद ही पेड़ पर से आवाज आई। नीचे से हटो, हम नीचे गिरना चाहते हैं। शेरू और मंगलू जाकर पहरा देने लगे थे। शेरू और मंगलू ने चौंक कर ऊपर की ओर देखा। कौन है ऊपर? हटो, जबान मत चलाओ और नीचे से हट जाओ। कौन बदतमीज है ऊपर, जो हमें इस तरह आदेश दे रहा है? जरा नीचे तो आओ, तब हम तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी का मजा चखाएंगे। आम। टप टप। मंगलू और शेरू आश्चर्य से आमों की ओर देखने लगे। तब पृथ्वी पर पड़े दोनों आमों ने उनसे कहा, हमें इस प्रकार हैरत से न देखो। हम ही तुम्हें आवाज दे रहे थे। तुम हमें हमें आवाज दे रहे थे। हाँ, अब तुम एक एक आम उठा लो। सुबह होने पर तुम दोनों अपने अपने आम खा लेना। आम खाते तुम दोनों की तकदीर बदल जाएगी। ओह, तब तो हम दोनों तुम्हें अवश्य खाएंगे। दोनों ने जल्दी से आगे बढ़कर एक एक आम उठा लिया। तत्पश्चात पहले की तरह पुनः पहरा देने लगे। वे पहरा दे ही रहे थे कि वहां पर बुराई प्रकट हुई। उसे देखकर शेरू और मंगलू चौंके। बुराई, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें चेताने आई हूँ। पेड़ पर से गिरे जो दो आम तुम दोनों के पास है, तुम उन्हें मत खाना। लेकिन क्यों न खाएं? क्योंकि दोनों आमों को खाते तुम्हारे बुरे दिन आ जाएंगे और तुम पर एक के बाद एक संकट आते चले जाएंगे। और तब हम क्या करें बुराई? तुम ही कोई रास्ता बताओ। तो सुनो, तुम्हारे जैसे दो आम शेखर और बिरजू के पास भी है। तुम उनके आमों के स्थान पर अपने आम रख देना और उनके आम उठाकर तुम दोनों खा जाना। उनके आम खाने के पश्चात तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और जब शेखर और बिरजू तुम्हारे आम खाएंगे तो इन दोनों के बुरे दिन आ जाएंगे। बुराई, तब तो हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। यह सुनकर बुराई अदृश्य हो गई। दोनों उसी समय सोते हुए शेखर व बिरजू के पास पहुंचे और उनके वस्त्रों में छिपे आमों को निकालने लगे। बिरजू और शेखर के वस्त्रों में से आम निकालने के पश्चात उन दोनों ने बिरजू और शेखर के वस्त्रों में अपने अपने आम रख दिए। तत्पश्चात अब हमें आगे के सफर पर चलना चाहिए। तो चलो, देर किस बात की है। चारों वहां से उठकर चल पड़े। सुबह होने पर चारों ने अपने अपने आम खा लिए थे। चलते चलते जंगल को पार करके वे लोग एक राज्य में पहुंचे। यह कैसा जुलूस है? जुलूस के आगे चलते हुए हाथी ने सूंड में माला क्यों पकड़ी हुई है? जलसा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उन चारों के समीप आ पहुंचा। तब हाथी आगे बढ़ा और उसने शेरू के गले में फूलों की माला डाल दी। यह क्या माजरा है? हाथी ने मेरे गले में माला क्यों डाली है? तभी भीड़ जय जयकार कर उठी। नए राजा की जय! नए राजा मर रहे! यह सुनकर शेरू चौंका। है, ये लोग मुझे अपना राजा मान रहे हैं? यह क्या चक्कर है? शेरू को सोच में पड़े देखकर एक आदमी आगे बढ़ा। मैं इस देश का राजपुरोहित हूँ महाराज। हमारे देश के राजा का आज सुबह स्वर्गवास हुआ है। हमारे राजा निसंतान थे। इसलिए प्रथा के अनुसार हाथी को फूलों की माला पकड़ाकर हम नए राजा की खोज में महल से निकले हैं। परंपरा अनुसार हाथी ने तुम्हारे गले में माला डालकर तुम्हें इस राज्य का नया राजा घोषित कर दिया है। आज से तुम इस देश के नए राजा हो। ओ, तो बुराई का कथन सत्य हो गया। अब सचमुच ही मेरे दिन फिर जाएंगे। दूसरी ओर राजपुरोहित का कथन सुनकर मंगलू खिलखिलाकर हंस पड़ा। हा हा हा! शेर उस्ताद इस देश का राजा हो गया। हा हा हा! मंगलू के हंसते उसके मुंह से हीरे गिरने लगे। अरे, यह क्या? हंसते मेरे मुंह से हीरे झड़ने लगे, यह क्या चक्कर है? दूसरी ओर शेखर बिरजू से कह रहा था। बिरजू, लगता है कल रात जब हम सो रहे थे तो मंगलू और शेरू ने हमारे आम बदल लिए थे। तभी तो शेरू राजा बन गया और मंगलू के हंसने पर उसके मुंह से हीरे जड़े हैं। शेखर, इसका मतलब तो यह हुआ मंगलू और शेरू ने अपनी चोरी करने की बुरी आदत को नहीं छोड़ा है। इन दोनों ने हमसे झूठ बोला था। बिरजू, अब हम इन दोनों के साथ नहीं रहेंगे। ये चोर और मक्कार हैं।
तुम ठीक कह रहे हो शेखर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वे वहां से चलने को उद्यत हुए तो शेरू ने उनसे कहा, तुम दोनों कहाँ चले? शेरू, अब तुम इस देश के राजा हो, तुम्हें वह मंगलू को बहुत बहुत बधाई। तुम दोनों की किस्मत तो खुल गई। अब मैं और बिरजू भी अपनी किस्मत आजमाने कहीं और जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी शेखर। तब अपने मुंह से जड़े हीरो के ढेर में से दो हीरे उठाकर मंगलू शेखर और बिरजू को देता हुआ बोला, लो तुम दोनों ये दो हीरे लेते जाओ। ये हीरे तुम दोनों की मुसीबत में काम आएंगे। शेखर और बिरजू ने मंगलू से हीरे ले लिए और वहां से चल दिए। अब शेखर और बिरजू पास ही के दूसरे राज्य में पहुंचे। तब बिरजू ने शेखर से कहा, शेखर, मंगलू के दिए दो हीरे हमारे पास हैं। तुम उन दोनों को किसी जोरी के पास जाकर बेचाओ। हीरे बेचने से हमें जो धन मिलेगा उससे हम कोई व्यापार करेंगे। ठीक है बिरजू, बिरजू तुम यहीं पर रुको, मैं अभी हीरे बेच कर आता हूँ। तब शेखर दोनों हीरो को बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। शेखर एक जोरी के पास पूछा, मैं इन हीरो को बेचना चाहता हूँ। इतने कीमती हीरे ये इस फटेहाल आदमी के पास कहाँ से आए? लगता है ये आदमी को चोर है, इसे पकड़वाना चाहिए। यह सोचकर उसने पास से गुजरते सैनिकों से कहा, इस आदमी के पास दो बहुमूल्य हीरे हैं। मुझे लगता है यह कोई चोर है, आप इसे पकड़ लीजिए। सैनिकों ने जल्दी से शेखर से हीरे छीन लिए और उसे घसीट कर ले जाने लगे। घसीटता हुआ शेखर चिल्ला रहा था, भाइयों मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। दूसरी ओर जब रात गिराई और शेखर वापस न लौटा तो बिरजू परेशान हो उठा। क्या बात है, शेखर हीरे बेचकर अभी तक वापस नहीं आया? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? बिरजू ने उस राज्य में शेखर की बहुत खोज की पर वह उसे नहीं मिला। अब बिरजू बुरी तरह निराश हो उठा। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया, अब मैं क्या करूं? वह सोच में डूबा हुआ बैठा ही था कि सहसा उसे याद आया, क्यों न मैं जंगल में उस पेड़ के पास चलूं जिस पर जादुई आम लगते हैं। क्या पता इस बार फिर वह मेरी कोई सहायता कर दे। यह सोचकर वह उठा और गिरता पड़ता जंगल की ओर चल दिया। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। कुछ देर सांस लेकर उसने मुंह ऊपर करके कहा, जादुई पेड़, मैं बहुत संकट में हूँ। क्या इस बार तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो? अगले पल टप, पृथ्वी पर गिरे आम में से आवाज आई, बिरजू जल्दी से मुझे उठाकर खा लो। मुझे खाते तुम में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। तब तुम जिस बात को भी मन में सोचोगे वह तुरंत पूरी हो जाएगी। बिरजू ने तुरंत आम को उठाकर खाना आरंभ कर दिया। आम खाने के पश्चात उसने मन ही मन कहा, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं जहाँ इस समय मेरा मित्र शेखर है। इस उसके कहने भर की देर थी। अगले पल वह कारागार में शेखर के सामने था। शेखर, तुम कारागार में कैसे आए? तब शेखर ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात जानने के पश्चात बिरजू ने मन ही मन कहा, मैं और शेखर तुरंत शेरू और मंगलू के पास पहुंच जाए। अगले पल वे उस कक्ष में थे जिसमें बैठे शेरू और मंगलू गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। मंगलू, हमारी तकदीर ने क्या पलटा खाया है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजा और तुम प्रधानमंत्री बनोगे। शेरू, अब हम लोगों पर नए नए कर लगाकर खूब मजे से ऐश करेंगे। भला हो बिरजू व शेखर का, जिनकी वजह से हमें चमत्कारी आम मिल सके। पता नहीं वे दोनों मूर्ख इस समय कहाँ की धूल फाँक रहे होंगे। यह सुनकर शेखर और बिरजू पर्दे के पीछे से निकलते हुए बोले, हम यहाँ चालबाजो, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया? मंगलू और शेरू, हम तुमसे अपना अपना अधिकार वापस लेने आए हैं। तुम लोग हम दोनों के आम चुरा कर इस देश के राजा और प्रधानमंत्री बन बैठे हो। तुम्हें इसका हम इसका बदला अवश्य लेंगे। हा हा हा, तुम दोनों भला हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? सुनकर बिरजू ने मन कहा, ये दोनों साथी चालबाज तुरंत तुरंत मर जाए और इस देश के लोग मुझे प्रधानमंत्री व शेखर को नया राजा शहर स्वीकार कर लें। अगले पल आह, आह, दोनों पेट पकड़े कराते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर तड़पने के पश्चात दोनों ने प्राण त्याग दिए। तभी महाराज पुरोहित ने प्रवेश किया। मैं नए राजा और नए प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ। बड़ी धूमधाम से शेखर को उस देश का राजा बनाया गया। शेखर ने बिरजू को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। राजा और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात
शेखर और बिरजू एक दिन अपने गांव वापस आए और सब लोगों को अपने बारे में बताया। सारी बात जानकर मुखिया जी बोले, मेरे बच्चों, मुझे खेद है कि शेरू और मंगलू की बातों में आकर हम लोग तुम्हें भी चोर समझ बैठे थे। अपने गांव वालों व घर वालों से मिलकर वे वापस लौट गए। शेखर बड़ी कुशलता से अपने राज्य की देखभाल करने लगा। बिरजू इस कार्य में उससे पूरा सहयोग देता था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।